बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये है हमारे देश का नया संसद भवन, वो स्थान जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, वो स्थान जहां हमारे देश के उन सामान्य जन को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया, और वे कहलाते हैं हमारे पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने विज्ञान के माध्यम से या मेडिकल क्षेत्र में अपने योगदान से न केवल समाज का विकास किया, सामान्य जन का भला किया, बल्कि देश को भी गौरवान्वित किया। वे कहलाते हैं हमारे पर। बीमारी कोई भी हो बहुत असुविधा देती है ना? और खास तौर पर उन बीमारियों की बात करें जो हमारे देश के गरीब तबके से जुड़ी होती हैं, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, काला आजार, डेंगू। ये वो बीमारियां हैं जिनके लिए सावधानी जिनको लेकर बरतनी बेहद जरूरी है, और ये वो भी बीमारियां हैं जिससे आम जन बहुत गहराई तक प्रभावित होता है। और इनको लेकर, इन वेक्टर जनित बीमारियों को लेकर डॉक्टर आदित्य दास ने जो अनुसंधान किया, जो शोध कार्य किया, उसके आधार पर लाखों करोड़ों लोगों को न केवल इसका फायदा हुआ, बल्कि पड़ोसी देशों, अन्य देशों ने भी उनके इस शोध कार्य से लाभ उठाया। उनके द्वारा कितने ही पेपर्स पब्लिश किए गए, जिसके आधार पर इस क्षेत्र में शोध कार्य को भी बढ़ावा मिला। उन्होंने जो योगदान दिया, खासतौर पर ग्रामीण और गरीब तबके को लेकर, उनकी से जुड़ी बीमारियों को लेकर जो योगदान दिया, उसी को देखते हुए उन्हें पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया। मलेरिया, डेंगू, काला आजार और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जैसी बीमारियां हर साल विश्व की बड़ी आबादी को प्रभावित करती हैं। ये बीमारियां कैसे और क्यों होती हैं? इस पर संजीदगी से विचार करने वाले देश के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य प्रसाद दास ने महामारियों की गंभीरता को समझा और गरीब तबके को प्रभावित करने वाली वेक्टर जनित बीमारियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। डॉक्टर दास ने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और गंदी मिट्टी में होने वाले कुर्मी से फैलने वाली बीमारी के नियंत्रण के लिए ऐसी तकनीक, नीति और उपकरण विकसित किए जिसका उपयोग कई देशों ने किया। The very challenging period in the Institute for Life Sciences for survival of the institute, survival of the science to carry out quality science in that area. जैव विज्ञान संस्थानों का अस्तित्व बनाए रखने और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय रहा। इस दौरान जो कार्य इस क्षेत्र में किया गया, उसे देखते हुए ओडिशा सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अपने अधीन ले लिया। अगस्त 2002 में जैव विज्ञान संस्थान द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य और मेरे योगदान को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ओडिशा आए और इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पिछले साल मुझे विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री मिला। इतने वर्षों की मेरी कड़ी मेहनत को पहचानने और मुझे पद्मश्री देने के लिए मैं भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर दास ने ग्रामीण भारत में एनोफिलिस एनुवालरिस की वेक्टर के रूप में पुष्टि की। मच्छरों में डेंगू वायरस एंटीजन का पता लगाने के लिए सरल तकनीक विकसित की। साथ ही वेक्टर जनित रोगों के जलवायु परिवर्तन के साथ संबंध पर मौलिक शोध किए। जीव विज्ञानी के रूप में प्रोफेसर दास ने 5 वर्षों से अधिक समय तक भारत के ओडिशा और बिहार के दूर दराज के क्षेत्रों में आदिवासियों के बीच काफी काम किया। I've observed him to be a conscientious worker with a keen sense for delving into new things. मेरे पति को एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है और वो हमेशा कोई भी समस्या को बहुत दिमाग लगाकर सुलझाते हैं। उन्होंने एक क्षण के लिए भी कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को विज्ञान और विज्ञान प्रशासन के लिए समर्पित कर दिया। बाद के वर्षों में जब वो विश्व स्वास्थ्य संगठन में सलाहकार के रूप में शामिल हुए तो उन्होंने सफलतापूर्वक नीतिगत निर्णय लिए जिन्हें दुनिया भर के कई देशों ने अपनाया। संक्षेप में मैं कहूंगी कि उनकी रग रग में विज्ञान बसा है।
वे जब भी किसी से मिलते हैं तो हमेशा सबको प्रोत्साहित और उनका मार्गदर्शन करते हैं। Always innovating, encouraging and guiding wherever he goes and whomsoever he meets. आईसीएमआर से अपने वैज्ञानिक करियर का आरंभ कर डॉक्टर दास विभिन्न प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों के निदेशक, विश्वविद्यालयों के कुलपति और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशियाई सलाहकार भी रह चुके हैं। प्रोफेसर दास के लगभग 300 अनुसंधान पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित अपने शोध कार्यों से ग्रामीण और आदिवासी समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टर आदित्य प्रसाद दास को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। दवाइयाँ तो आपने भी बहुत सारी खरीदी होंगी और महंगी महंगी दवाइयों के कारण जो गरीब के घर का बजट बिगड़ता है, उससे भी हम बहुत से लोग हैं जो दो चार होते होंगे। जन औषधि केंद्र सस्ती दवाएं तो देते हैं, लेकिन डॉक्टर की मेडिकल फीस वो भी बहुत महंगी होती जा रही है। ऐसे में गरीब लोगों के लिए परोपकार की भावना से मुफ्त दवाइयां देना और मेडिकल सेवा देना, यही काम कर रहे हैं वाराणसी के डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी। न केवल परोपकार की भावना से काम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपना पूरे जीवन का योगदान डायबिटिक पेशेंट्स और नेफ्रोलॉजी के ऊपर ही लगा दिया। एक दिन में सबसे अधिक डायबिटीज के पेशेंट्स को रजिस्टर करने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया, वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उनकी इसी समाज सेवा और परोपकार की भावना के चलते उन्हें मिला पद्मश्री का सम्मान। वाराणसी के रविंद्रपुरी में रहने वाले डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी के हर दिन की शुरुआत मरीजों की निस्वार्थ सेवा से ही होती है और ये सिलसिला पिछले कई वर्षों से अनवरत जारी है। बीएचयू चिकित्सा विज्ञान संस्थान के मेडिसिन विभाग में सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर त्रिपाठी को उनके चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य और आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लोगों की निःशुल्क सेवा के लिए जाना जाता है, जिसे उन्होंने कोरोना काल में भी जारी रखा। ये वो लोग हैं जो कि बहुत, जिनके पास धन नहीं है, कई जगह जांच करा लेते हैं और उन्हें जब लगता है कि रोग का निदान नहीं हुआ, मूलतः हमारे पास निदान के लिए आते हैं। रोगी तो हमारे लिए ईश्वर तुल्य है, वह ईश्वर है, चिकित्सक ईश्वर नहीं होता। नई पीढ़ी है, थोड़ी सामाजिक जो मर्यादाएं हैं उसका निर्वाह करना तो आवश्यक है, लेकिन जो चिकित्सा हम क्षेत्र में जाके कर सकते हैं, जहां हम बचाव कर सकते हैं, जहां बहुत औषधि की आवश्यकता नहीं है, जहां जीवन शैली में परिवर्तन कर सकते हैं, वो चिकित्सा सर्वसुलभ होनी चाहिए और उसके लिए समय निकालना चाहिए, सबको निकालना चाहिए। विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में डॉक्टर त्रिपाठी के 300 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में वे मधुमेह और नेफ्रोलॉजी पर 600 से अधिक लेक्चर दे चुके हैं। एक ही दिन में सबसे ज्यादा संख्या में मधुमेह के रोगियों का नामांकन कराने के लिए डॉक्टर त्रिपाठी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। हम लोग सोचे नहीं थे कि ऐसा होगा, लेकिन मिलने के बाद हम लोग को बहुत खुशी हुई ये जान के कि हम लोग भी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रहते हैं जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिल रहा है। यहाँ पे हर तरह के पेशेंट आते हैं, कोई भी ऐसा रोग नहीं होता है जिस रोग के पेशेंट यहाँ ना आए। सबको उचित परामर्श जो होता है, जितना पॉसिबल होता है आदमी देता है। हम लोग को बस इतना ही बहुत खुशी होती है कि ऐसे आदमी के साथ हैं जो बहुत बड़ा काम करते हैं, इस बात की बहुत खुशी होती है, बाकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। डॉक्टर त्रिपाठी को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान, फेलोशिप मिल चुके हैं। अपनी निस्वार्थ सेवा व परोपकार की भावना से डॉक्टरी पेशे की गरिमा बढ़ाने वाले डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी जी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए अनंत शुभकामनाएं। जब हौसला और जज्बा हो बुलंद
तो कर सकते हैं हम हर लक्ष्य हासिल। हमारे पद में आगे भी ये सफर जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारे पद। से सवारी कितनी सुविधाजनक लगती है ना? लेकिन जरा सोचिए, अब से लगभग 30 साल पहले तब कोई सोचता भी नहीं था ई रिक्शा के बारे में। लेकिन महाराष्ट्र के अनिल वंशी जी ने, अनिल राजवंशी ने इसके बारे में न केवल सोचा, बल्कि ई रिक्शा को एक वास्तविकता के तौर पर सामने भी लाकर खड़ा किया। न केवल ये, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर किस तरीके से खाना पकाया जा सकता है, किस तरीके से हम अपने कृषि अवशेषों से ईंधन बना सकते हैं इत्यादि। ये तमाम ऐसे शोध कार्य हैं जिन्हें डॉक्टर अनिल राजवंशी ने ही साकार भी किया। किस तरह से हमारे ग्रामीण लोग और गरीब लोग, उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है शोध कार्य के माध्यम से, ये डॉक्टर अनिल राजवंशी ने करके भी दिखाया। पूरा जीवन इसी तरह के लाभकारी शोध कार्य को समर्पित करने वाले डॉक्टर अनिल राजवंशी को सरकार ने भी सम्मान दिया, पद्मश्री का पुरस्कार दिया। NARI यानी निबंकर कृषि अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार राजवंशी ने पिछले 3 दशक से अपने शोध आविष्कारों के केंद्र में ग्रामीण आबादी, मेहनतकश किसान और श्रमिकों को ही रखा है। IIT कानपुर से M.Tech, फ्लोरिडा से PhD और शैक्षणिक कार्य, फिर एक संपन्न और आरामदायक जिंदगी छोड़कर चुनौतियां स्वीकार करते हुए गांव की ओर लौटना। किसी फिल्म की कहानी सरीखी है उनकी जिंदगी की हकीकत। जो भी हमने शिक्षा ली है सोलर एनर्जी में अमेरिका से, उससे हम क्या देश को हेल्प कर सकते हैं, ये मैं समझता हूँ कि एक जुनून और पागलपन करने से ही जो है ऐसी चीज़ें कर सकता है कोई। तो इसलिए जो है हमने यहाँ शुरू किया, और तो ये हुआ कि किस पर काम करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी, और वही मैं समझता हूँ कि अगर हमारी कुछ थोड़ी देन है इस देश में, कि जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं आपके सामने, उनको सॉल्व कीजिए। तो जैसे मैं यहाँ आया तो उस ज़माने में 5-5, 6-6 घंटे रात को इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो मैंने कंदील में पढ़ना शुरू करा। कंदील हम यूज़ करते थे, तो ये सोचा कि कंदील जो है पिछले 100-125 साल से कुछ चेंज ही नहीं हुई है। तो उसको, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, तो मैंने कहा कि इसको चूज करना चाहिए। तो हमने दुनिया का पहला काम शुरू किया जो कि उस कंदील को इम्प्रूव करने का, और उसकी वजह से हमने नूरी कंदील बनाई जो कि बहुत ही एफिशिएंट थी। साइकिल रिक्शा कभी किसी ने कुछ काम ही नहीं किया था, तो हमने काम करना शुरू करा, और हमने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक साइकिल रिक्शा बनाया 1995 में। जो यंग लोग हैं, इनकी एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, वो जानते हैं दुनिया में क्या हो सकता है, और इसलिए ऑल द मोर नेसेसरी कि हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएं यहाँ पर जिससे कि हम सस्टेनेबल रह सकें और चीज़ों को बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। मेन चीज़ ये है कि हम सब लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए जिससे कि ये पोटेंशियल जो है उनका रियलाइज हो। पद्म पुरस्कार जो है वो इस देश का वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है। ये बड़ी गर्व की बात है कि हम एक बहुत छोटे से आदमी हैं और एक बहुत छोटी सी संस्था है जिसको हम चलाते हैं, और जो भी हमने काम किया उसको मोदी जी ने देखा
और उनको लगा कि ये पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए, तो इसके लिए मैं बहुत उनका आभारी हूँ। डॉक्टर राजवंशी हमेशा अपने समय से आगे रहे। नवीकरणीय ऊर्जा से भोजन पकाना, प्रकाश व्यवस्था, कृषि अवशेषों से बिजली उत्पादन, कृषि से नवीनीकरण ईंधन उत्पादन और नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग से जल शोधन और अपशिष्ट उपचार आदि उनकी प्रमुख देन है। सड़कों पर आजकल हम जिस इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को दौड़ते देखते हैं, ये भी डॉक्टर राजवंशी की ही क्रांतिकारी देन है। उन्होंने ई रिक्शा को लेकर उस वक्त काम करना शुरू कर दिया था जब दुनिया में इसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। अनिल जी भारत वापस आए और उन्होंने एक पूरे इंडिया का चक्कर लगाया कि कहाँ काम कर सकते हैं, और सब देख के फिर ऐसा हुआ कि हमारा ही इंस्टीट्यूट है, इधर क्यों ना करके देखते। पिछले 40-50 साल से अब इधर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। और दोनों एक ही फील्ड में, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि एक ही जगह काम कैसे कर सकते हो आप। वो कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ की पट्टी नहीं है, और आपने तो दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन हमें वैसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। इनफैक्ट वो तो ऐसा लगा कि हमारा सब एक दूसरे को हेल्प ही होती रहती है, क्योंकि फील्ड्स अलग है तो इंटरेस्ट रहता ही है उसमें। 1998 में अमेरिका स्थित सोलर हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय डॉक्टर राजवंशी को कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। शोध पत्रिकाओं में 250 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। अभी भी विभिन्न शोध कार्यों में जुटे डॉक्टर राजवंशी के नाम पर 7 पेटेंट हैं। उन्होंने 5 पुस्तकें भी लिखी हैं। ग्रामीण जीवन में अपने शोध और आविष्कार से क्रांति लाने वाले जमीन से जुड़े वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार राजवंशी को पद्मश्री सम्मान की अनंत शुभकामनाएं। जब अपराध की बात होती है, खासतौर पर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनकी बात होती है, तो उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम माना जाता है। बेहतर हो सकता है अगर तकनीक साथ दे, जिसमें फॉरेंसिक विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वैसे आप जानते हैं कि दुनिया का एकमात्र फॉरेंसिक विश्वविद्यालय हमारे देश में गुजरात में है, और इसे बनाने का, इसको तैयार करने का श्रेय जाता है डॉक्टर जयंत कुमार मगनलाल व्यास को, जिन्होंने कई दशकों तक फॉरेंसिक विज्ञान में अनुसंधान के माध्यम से योगदान दिया। यही नहीं, बल्कि उन्होंने कई जटिल अपराध के मामलों को भी फॉरेंसिक के उसके इस्तेमाल से उन्होंने उसका हल भी किया। मेडिको लीगल स्टडीज की बात हो, पुलिस प्रशिक्षण की बात हो, यानी फॉरेंसिक से जुड़े सभी आयाम पर उन्होंने इतनी गहराई से अध्ययन किया कि आज हमारे देश में फॉरेंसिक विज्ञान का एक मजबूत आधार तैयार कर दिया है। और उनके इसी योगदान के लिए उन्हें प्रदान किया गया पद्मश्री का सम्मान। कोई भी विवाद हो, पेचीदा मामला या फिर आपराधिक घटना, जहां जांच पड़ताल की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, वहीं से शुरू होती है फॉरेंसिक विज्ञान की भूमिका। दुनिया का पहला और अब तक का एकमात्र फॉरेंसिक विश्वविद्यालय गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी हमारे देश में है, जिसकी स्थापना का श्रेय देश को अपनी मेहनत और प्रयोगों से गौरवान्वित करने वाले वरिष्ठ फॉरेंसिक वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत कुमार मगनलाल व्यास को जाता है। अगस्त में 2009 में 5 कोर्सों से शुरू किया। हमारे पास कोई व्यवस्था भी नहीं थी बिठाने के लिए बच्चों को, लेकिन फॉरेंसिक लेबोरेटरी में 3-4 रूम खाली करवा के, कुछ फर्नीचर मंगवा के हमने वहाँ से ये यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। तो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हमको यहाँ ज़मीन दी गई बिल्कुल फॉरेंसिक लेबोरेटरी के सामने ही, और ज़मीन में कंस्ट्रक्शन चालू किया। धीरे धीरे करके आज हम 75 कोर्सेज के आसपास कोर्सेज चला रहे हैं, और तब हमारे पास कुछ 65 स्टूडेंट्स थे। आज हमारे पास करीब 5000 स्टूडेंट है। तो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस कि मेरे जैसे आदमी को भी कि सरकार में रिकग्निशन मिल सकता है, जो कुछ जिसको जो बोलते हैं ना, कोई ऐसा दिखावा नहीं था, अपना काम करते रहते थे। जो भी साहब ने सौंपा वो काम प्रेम से, खंत से और पूरी ईमानदारी के साथ किया। पता नहीं उसका बदला साहब ने दिया, मुझे ऐसा लगता है। और आपका एक ही गोल होना चाहिए कि मुझे अपने देश के लिए काम करना।
राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के 1 वर्ष के भीतर डॉक्टर व्यास ने न केवल दिल्ली, गोवा और त्रिपुरा में परिसरों की स्थापना की और विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए, बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए पुलिस विज्ञान और सुरक्षा अध्ययन, कानून और फोरेंसिक न्याय, मेडिको लीगल स्टडीज और फोरेंसिक मनोविज्ञान के समर्पित स्कूल भी स्थापित किए। फोरेंसिक विज्ञान में नई तकनीक और प्रयोगों के जरिए डॉक्टर व्यास ने देश में कई जघन्य अपराधों की वैज्ञानिक जांच कर उनकी गुत्थी को सुलझाया है। फोरेंसिक शिक्षा के साथ साथ डॉक्टर व्यास ने पुलिस, न्यायपालिका और अभियोजन पक्ष के अधिकारियों को तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर अमूल्य योगदान दिया है। इनके मार्गदर्शन में कई देशों में फोरेंसिक साइंस लैब्स की स्थापना की गई। ये आदमी जिसके पास बहुत बड़ा विजन है, दृष्टि है, विशाल दृष्टि है, साथ में एकदम प्रोफेशनलिज्म है, साथ में हाई मैनेजमेंट स्किल है और फिर भी काइंड और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है और साथ साथ लीडरशिप की सारी क्वालिटी। अगर ऐसा एक आदमी को डिस्क्राइब करना है तो आई थिंक वी कैन टेक डॉक्टर जे.एम. व्यास का नाम दे सकते हैं। इतना सारा काम करते हैं, एक दिन भी रजा नहीं लेते हैं और सभी कर्मचारियों को इतने प्यार से रखते हैं। मैं जितना करीब से उसको देख रहा हूँ लास्ट 20 साल से, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हो गया। समाज को हेल्प करने का जो उनका रवैया है वो बहुत ही प्रेरणादायी है कि ये सब के साथ उनकी जो एक्सट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी क्या है कि वो स्पिरिचुअलिटी को अपने प्रोफेशन के साथ, स्पिरिचुअलिटी को अपनी एक्सपर्टाइज के साथ, स्पिरिचुअलिटी को अपने डे टू डे के वर्क के साथ इस तरह से जोड़ते हैं कि जिसकी वजह से आप मान नहीं सकते इतना अच्छे परिणाम आते हैं। फोरेंसिक विज्ञान के इतिहास पर नजर डालें तो हजारों वर्ष पूर्व कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मृत्यु का कारण स्थापित करने के लिए शव परीक्षण, फोरेंसिक साक्ष्यों आदि का वर्णन है। चीन में 6ठी शताब्दी में मिंग युएन शी लू पुस्तक में उंगली के चिन्ह के उपयोग का उल्लेख है। हालांकि उसके बाद हर शताब्दी में इस विज्ञान ने तरक्की की। फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में 48 साल के अनुभव से देश को विभूषित करने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत कुमार मगनलाल व्यास को पद्मश्री के सम्मान के लिए अनंत शुभकामनाएं। पद्म पुरस्कार प्राप्त इन महान शख्सियतों ने ये तो साबित कर दिया है कि कुछ भी असाध्य नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हम आप हर सामान्य जन अगर दिल में ठान ले कि क्या हासिल करना है, लक्ष्य साध ले, तो फिर असंभव को भी संभव करके दिखाया जा सकता है। और इसीलिए ये बने हैं हमारे पद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात और हाजिर होंगे ऐसी प्रेरणादायी शख्सियतों के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।